गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार में। आज जो है हम हिंदी का अपना पोर्शन स्टार्ट करते हुए जो है आगे बढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में जो है हमने वर्तनी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को हमारी वर्तनी की वीडियो जो है अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक कर देना है, ठीक है। और हमारी आगामी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास यूट्यूब पर आती है, आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। आज जो है हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, चिन्ह कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आपसे विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप सभी बच्चों को विराम चिन्ह पर बहुत ज्यादा फोकस देना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। ये दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी में आज जो है हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ने वाले हैं और ये हमारा क्या है, विराम चिन्ह आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कहा है कि विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह की मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विराम या ठहराव, ठीक है। तो विराम का मतलब आपको पता है, विराम का मतलब रुकना, आराम कर लेना, है ना। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या होगा, ठहराव, रुकना। फिर इसमें कहा है कि जो ये पॉइंट आपको इंपोर्टेंट ही कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बनता है। कह रहा है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, 20 होती है, 20। किसके अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार, आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। फिर आपसे कह रहा है जो पहला हमारा विराम चिन्ह है वो आता है पूर्ण विराम, ठीक है। हमने पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। और पूर्ण विराम का सिंबल भी मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है। आप वाक्य के लास्ट में जो एक लाइन खींच देते हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुक जाना, ठीक है, थोड़ा लंबे समय तक रुकना, पूर्ण विराम उसको बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यह प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में प्रयोग होता है, यह प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में प्रयोग होता है, ठीक है। इसके सारे उदाहरण है, जैसे मैंने लाइन लिखी है, यह प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। तो यहाँ वाक्य खत्म हो गया तो लास्ट में मैंने क्या लगा दिया है, वो आपका विराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है। वाक्य क्योंकि यहाँ खत्म हो गया, जैसे लिखा गया था कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है, तो यहाँ खत्म हो गया था वाक्य हमारा, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया है केवल, ठीक है दोस्तों। तो पूर्ण विराम समझ गए क्या है। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य के अंत में लगता है, जब वाक्य खत्म हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट विराम चिन्ह हमारा उपविराम है। क्या है भाई, उपविराम। उपविराम के पीछे जो दो बिंदु होते हैं, इनको हम विसर्ग वगैरह के रूप में भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास ये दो बिंदु की प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी शब्द लिया हमने, मैन कोई शब्द हो गया हमारा मुख्य, ठीक है, तो उसकी सीमा को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। तो यहाँ विज्ञान एक मूल शब्द हो गया, इसकी सीमा को निर्धारण करने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपका उपविराम आ गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल और मैंने रखा ये रहा, ठीक है, कि जो प्रदूषण है वो क्या है, एक समस्या है। प्रदूषण क्या है, एक समस्या है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें तो मुख्य शब्द ये होगा, उसके बाद क्या लगा हुआ है, आपका उपविराम लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसके तुरंत बाद एक समस्या है और एक समस्या, ठीक है, और उसके बाद पूर्ण विराम भी लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वाक्य हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। वाक्य के अंत में हमेशा क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अर्धविराम। अर्धविराम बहुत फेमस हो चुका है जब से यूट्यूब लिस्ट का एग्जाम हुआ है ना। एक शिफ्ट को छोड़कर दूसरी शिफ्ट में, एक शिफ्ट को छोड़कर दूसरी शिफ्ट में, है ना, आपका अर्धविराम पूछा गया है, कई बार पूछ दिया हर शिफ्ट में, ठीक है। तो याद रखना है आपको अर्धविराम। अर्धविराम का सिंबल क्या होता है, एक ऊपर डैश लगा दो, फिर नीचे से ऐसे
कर देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग होता कहाँ है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। बात करते हैं कि जब किसी वाक्य का भाव, देखो, जब किसी वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, मतलब पहले वाक्य का भाव जो है वो दूसरे वाक्य में पूरा पूरा हमें पूर्णतः पता चल जाए, ठीक है। अथवा दूसरे वाक्य का भाव किसमें भाई, पहले वाक्य में पूरा होता हो, ठीक है, वही हमारा अर्धविराम चिन्ह आता है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बस आपको सिंबल तो याद ही रखना है इसका, ठीक है, प्रतीक इसका याद रखना। फिर क्या करेगी, एग्जाम्पल में करेगी मोहन की माँ बीमार है। देखो पहला वाक्य कह रहा है कि मोहन की माँ जो है वो बीमार है, ठीक है। किसी ने पूछा कि भाई मोहन स्कूल क्यों नहीं आया, तो किसी ने जवाब दिया होगा कि मोहन की माँ बीमार है, ठीक है, तो इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो पहले वाक्य का भाव दूसरे में निकल गया। और दूसरे वाक्य कहेंगे कि कोई पूछ रहा है कि जो मोहन है वो स्कूल क्यों नहीं आया है, तो हम पलट के जवाब देंगे कि उसकी माँ क्या है, बीमार है, इसलिए वो स्कूल नहीं आया, ठीक है। तो पहले वाक्य का भाव दूसरे में, दूसरे वाक्य का भाव पहले में निकलता है। और जहां पहला वाक्य समाप्त होता है वहीं पे हम क्या लगा देते हैं, अर्धविराम चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक का, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम आराम से पढ़ना है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, आपको चीजों को समझना है, सीखना है, ठीक है, और याद करना है अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, अल्प विराम। क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ आ गया है अल्प विराम। अल्प विराम का सिंबल ये होता है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि ये क्या है, हमारा अल्प विराम है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कह रहा है कि इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कम ठहराव के, मतलब ये वाक्य के कहीं भी बीच में जा सकता है कि सबके बात आ जाए, हम थोड़ा सा हल्का सा रुकते हैं, उसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसी को अल्प विराम कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया, कह रहा है कि राम सुंदर है ना, सुशील, देखो राम सुंदर सुशील दयालु और सुलभ व्यक्ति है, ठीक है। देखो मैं यहाँ बहुत कम समय के लिए रुका हूँ, क्या मैंने बोला है, राम सुंदर सुशील दयालु और क्या है, सुलभ व्यक्ति है। तो जहां थोड़ा सा ठहराव दे, बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, वही हमारा क्या होता है भाई, अल्प विराम होता है। अल्प का मतलब ये होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े से समय के लिए, है ना, जो प्रयोग होता है उस पर हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो सभी को पता होगा भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, वह दिल्ली जा रहा है क्या, है ना, आप किसी से कोई भी क्वेश्चन क्या करते हो, पूछते हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसमें लिखा है कि मोहन खाना कब खाएगा, तो किसी से पूछा गया है कि मोहन जो है वो खाना कब खाएगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कहा कि तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, तो किसी को तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन में आता है, भले इसमें क्वेश्चन वर्ड ना आया हो, लेकिन संदेश तो वही दे रहा है, संकेत तो वही है क्वेश्चन का, कि तुम बाजार जा रहे हो भाई, ठीक है। तो ये नहीं पूछा कि क्या तुम बाजार, बस सीधा पूछ रहे कि तुम बाजार जा रहे हो, हाँ या ना कहेगा, तो मतलब उससे आप क्या पूछ रहे हो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसीलिए इसके पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। इस स्लाइड में हमने 5 आपके जो है विराम चिन्ह जो है कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, आप इनको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं हिंदी के अच्छे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। चलिए पहले बच्चा देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है हमारे पास। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति अथवा हाथ शोक कहना करुणा भय आश्चर्य प्रेम आदि, है ना, भावों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वैसे जैसे जहां आश्चर्य होता है वहां बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, वही होता है, ठीक है, ओह ऐसा शब्द आ जाए तो हो जाएगा, हे प्रभु आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, तो वहां भी क्या आएगा, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि जया दरवाजा खोल दो, ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जया, है ना, जया, तो उसके बाद विस्मयादि बोधक आएगा दरवाजा खोल दो। तो फिर जैसे यहाँ लिखा आह कितना कठिन समय है, मतलब एक आह भर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। क्या लिखा है कि आह कितना कठिन समय है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी चीजें जहां ऐसा शब्द आए तो वही क्या हो जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक है। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु आप प्रार्थना करो प्रभु से, ठीक है, तो वहां भी क्या आ जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास उद्धरण चिन्ह।
या इसको हम किस नाम से जानते हैं, अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह कहेंगे या अवतरण चिन्ह कहेंगे, ठीक है। अब इसके सिंबल ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसको इकारा बोलते हैं, इसको इकेरा बोलते हैं, इसको दोहरा बोलते हैं। इसको इकेरा विस्मयादि बोधक हो जाए वो आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। क्लियर है बात। अब क्या रहेगी, इस चिन्ह के ये दो रूप होते हैं, मतलब इसके चिन्ह के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक तो इकेरा उद्धरण चिन्ह जो ये वाला है, ठीक है, इकेरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इकेरा उद्धरण चिन्ह कह रहा है कि किसी शब्द या वाक्यांश को अलग दिखाने के लिए या लेखक है ना के लिए लेखक कोई शीर्षक या पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी चीज को अलग दिखाने के लिए, एक वाक्य से थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है ना, पूष की रात। पूष की रात एक पंक्ति है, तो इसको अलग दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, उद्धरण चिन्ह लगाया। जैसे मुंशी प्रेमचंद एक लेखक है, तो लेखक को अलग दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, इकेरा उद्धरण चिन्ह लगाया। ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आदि, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, भाई किसी की परिभाषा देनी हो तो जहां कहीं किसी की परिभाषा देनी होती है तो वही किसका प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान देंगे, कह रहा है कि इसका प्रयोग परिभाषाओं, कहावतों है ना, प्रत्यक्ष कथनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि राम ने कहा, देखो राम ने कहा कि धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत ही मिलती है। तो इस वाक्य को क्या करेंगे, इस बात को हम क्या कर देंगे, उद्धरण चिन्ह में लगा देंगे। तो ऐसे जब आएगा या किसी की परिभाषा दी जाएगी तो वहां भी किसका, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास है, नेक्स्ट है योजक चिन्ह, या इसको हम संयोजक भी बोलते हैं या समासिक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। तो योजक चिन्ह के आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। योजक चिन्ह हो सकता है, लिखा हुआ योजक चिन्ह मिल सकता है, समासिक चिन्ह मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका संयोजक चिन्ह, ठीक है, समासिक होगा, संयोजक होगा। तो आपको इस तरह से मिला हुआ दिख सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसको याद कर लेंगे, चिन्ह एक ही होगा इसका, क्या भाई, ये वाला डैश वाला, देखिए नहीं, राम मोहन है ना, यह बोलेंगे कोई भी जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां बीच में आ जाएगा, या विलोमार्थी शब्द हो, विपरीतार्थी शब्द हम बोल सकें, ठीक है। जैसे दिन और रात, सोना रोना, ठीक है, इस तरह से। तो देखो जैसे एग्जांपल भी दिया है मैंने कुछ, देखो ये कह रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसका प्रयोग विपरीतार्थक शब्दों या जिन शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात। जैसे मैंने लिखा कि लाभ हानि, लाभ हानि क्या है, विपरार्थिक है ना, मतलब विपरार्थक शब्द है या विलोम शब्द हम बोल सकते हैं, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा भाई, योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर इसके बाद है राम लक्ष्मण, दोनों पद प्रधान है, राम भी अपने आप में एक प्रधान है और लक्ष्मण भी अपने आप में एक प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा मारना पीटना। देखो मारना और पीटना एक संयुक्त क्रिया है, ठीक है, तो संयुक्त क्रियाओं में भी ये आ सकता है, रोना धोना है ना, इस तरह से जब आएगा वाक्य तो वहां भी हमारा क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, या संयोजक बोल देंगे, ठीक है, या समासिक चिन्ह बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक का, 8 चिन्ह आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ तक आपकी बात क्लियर है तो मैं स्क्रीन के सामने से आता हूँ, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में रिवीजन भी तो करना है आपको उनका, ठीक है दोस्तों। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई ले लिया होगा आप सबने स्क्रीनशॉट। बात करते हैं हमसे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा चिन्ह क्या है, निर्देशक चिन्ह दिया गया है। निर्देशक चिन्ह ये आपका जो है संयोजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़े साइज में होता है, ठीक है, इसीलिए इसको निर्देशक चिन्ह भी कहेंगे, किसी को निर्देश करने के लिए। कह रहा है कि यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए किया जाता है या होता है, ठीक है। जैसे हमने लिया है दीपू, इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका, निर्देशक चिन्ह आ जाएगा, ये है ना, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है कि दीपू तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। या हमें उदाहरण देना हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या उदाहरण की जगह जैसे लिख दें जैसे करके देते हैं तो वहां भी इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह में क्या है, ये कह रहा है कि किसी पद की व्याख्या करने के लिए, किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए इसका प्रयोग क्या है, किया जाता है। जैसे
एग्जाम्पल में कह रहा है कि देखो अरित चिन्ह क्या है, ये इस प्रकार का चिन्ह है। देखो इसका प्रयोग मैंने जैसे के सामने भी किया है। कह रहा है कि वनों से निम्नलिखित लाभ है, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद करेंगे, चले गए, ठीक है। तो जैसे क्या हमने लिखा था, इसके बारे में बात करते हैं कि देखो किसी को विशेष चीज दिखाने के लिए, या कहीं हम नोट कराते हैं, मुख्य बातें जो नोट कराते हैं उसके लिए, या जब हम उदाहरण देते हैं उसके पास भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे करके जैसे मैंने लिखा है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते हैं, विवरण चिन्ह का, ठीक है भाई। विवरण चिन्ह का प्रयोग हमने जैसे के सामने किया भी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इन जगहों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। उसके बाद करते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में क्या है, कोई भी मुख्य बात होती है उसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो मुख्य बात को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए कोष्टक प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है वाक्य में प्रयुक्त है ना, पद विच्छेद का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या लिख रहा है कि वह अनवरत लगातार दौड़ता है, मतलब जो अनवरत है वो क्या कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है। उसकी विशेषता को जो मुख्य चीज है उसमें इसको क्या कर रहे हैं हम, ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे किसी चीज को, मुख्य चीज को अलग से दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, कोष्टक चिन्ह होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है विस्मरण या त्रुटि बोधक चिन्ह, जहां गलतियां हो जाती है तो उस चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। कह रहा है कि जब किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य के नीचे, है ना, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उस हंस पद चिन्ह के या तो नीचे जो चीज छूट गई उसे लिखेंगे, या उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, मैं पिताजी के साथ कहाँ गया, तो बीच में कुछ चीज छूट गई तो हमने लिख दिया, हमारा हंस पद चिन्ह लग गया, उसे लिख दिया हमने बाजार। और ये बाजार इसके चिन्ह के ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट चिन्ह पर। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, बात करते हैं अन्य चिन्ह की। कुछ अन्य चिन्ह हैं जो आपको वैसे याद रखने, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परीक्षा में कोई भी चिन्ह आपका आ सकता है। तो आज इस चिन्ह को हम पूरा खत्म कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट चिन्ह हमारा क्या है। चलिए भाई देखते हैं कौन सा है हमारे पास, लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी प्रचलित शब्द को छोटा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द है जो हम प्रचलित है अपनी भाषा में रखते हैं, लगातार यूज करते हैं, तो उसको छोटा करने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए हम क्या लगा देते हैं, दो, है ना, इस तरह से, और उसके आगे चिन्ह लगा देते हैं, तो हमारा क्या है, शॉर्ट में बन जाता है डॉक्टर, ठीक है दोस्तों। हम पूरा ही पढ़ते हैं इसको डॉक्टर, तो शॉर्ट करने के लिए किसी भी नाम को हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लाघव चिन्ह का बात करते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लोप चिन्ह का मतलब करते हैं रिक्त स्थानों में, है ना, जहाँ खाली स्थान होते हैं, फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ठीक है, तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है कि कहीं तुम, खाली स्थान है, चलो ये सब छोड़ो, है ना, तो खाली स्थान में कहीं तुम चलो, हमें नहीं पता कहाँ कह रहा है चलने के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करते हैं, इसका खाली स्थान में छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह बोलते हैं, जहां से कोई शब्द गायब है, ठीक है, किसी शब्द को गायब करके इस चिन्ह को लगा दिया जाता है, फिर हमें वो भरना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दीर्घ उच्चारण चिन्ह, या हम बोल सकते हैं प्लुत चिन्ह, ठीक है। मैंने बताया था ना, प्लुत स्वर में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो किसी शब्द को या किसी व्यक्ति को लंबी आवाज मारने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मीरा जल्दी आओ, तो आप मीरा को आवाज मारे तो उसमें बीच में कौन सा चिन्ह लगा रहे हो, दीर्घ चिन्ह लगा रहे हो, ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा रहे हो, प्लुत स्वर लगा रहे हो, प्लुत चिन्ह लगा रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पुनरुक्त चिन्ह, ठीक है। पुनरुक्त चिन्ह मतलब जहां एक ही बात क्या हो, बार बार रिपीट होती हो। यह लिखा है कि जहां एक शब्द को बार बार लिखने, है ना, लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसी एक शब्द को बार बार लिखते समय, जैसे मैं कहूं कि 5 किलो चीनी, क्या कहूं, 5 किलो चीनी, ठीक है। फिर मैं कहूं 5 किलो, किलो के लिए फिर क्या लगा दोगे, ऐसे डैश लगाते हैं ना हम। फिर जो भी आप कहोगे दाल, या 5 किलो, फिर ऐसे डैश लगा दोगे। फिर कोई और अन्य सामान आप कहोगे, तो किलो के लिए जो ये चिन्ह नीचे लगा है, यही हमारा क्या है, पुनरुक्त चिन्ह है। यानी कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो हम उसमें यहाँ इस तरह से इस चिन्ह को लगा देते हैं, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं टीका चिन्ह। टीका चिन्ह कौन कौन से थे, जो स्टार होता है, प्लस होता है, हैज होता है, 1 2 3 हम जो डायल करते हैं किसी भी भाषा को लिखने के लिए, उसके जब पॉइंट बिंदु जैसे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने इनकी संख्या लिखी है, ये भी हमारे क्या है,
हमारे कौन से होते हैं भाई, टीका चिन्ह होते हैं। ठीक है, कहीं स्टार से संबोधित कर देते हैं, कोई हैज लगा देता है, सबका अपना तरीका होता है। तो ये सारे चिन्ह क्या होते हैं, टीके चिन्ह के अंदर आते हैं। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद बात करते हैं रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह क्या होता है, एक लंबी रेखा। जब कोई वाक्य हम पढ़ते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जो हम कर देते हैं, जो रेखा खींचते हैं, किसी भी वाक्य को अंडरलाइन जब करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रेखा चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर है तुल्य सूचक। तुल्य सूचक का मतलब होता है बराबर, किसी चीज को बराबर दिखाना है ना, कोई किसी चीज के क्या है बराबर है तो हम क्या लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बोलते हैं ना बराबर। तो इस बराबर को बोलते हैं तुल्य। तुल्य का मतलब होता है किसी चीज को बराबर दिखाना। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद बात करते हैं अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह हमने बहुत बार प्रयोग किया है, जो डैश लगा है, जैसे देखो मैंने द्विगुचान अथवा प्लुत्स है ना, इस तरह से जो मैंने ये चिन्ह लगा रखा है ना बीच में, ये वाला क्या है, किसको दिखाता है, अथवा को दिखाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, रेखा चिन्ह। अब रेखा चिन्ह तो हमने पढ़ लिया, तुल्य सूचक हमने पढ़ लिया, फिर क्या है अथवा। अथवा भी हमने कवर कर लिया। अब लास्ट आ गया हमारा समाप्ति बोधक। ठीक है भाई, हम लास्ट है तो समाप्ति हो रहा है, तो लास्ट में आ गया हमारा समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक में ऐसे डैश डैश लगा के बीच में जीरो लिखते हैं, फिर डैश डैश कर देते हैं, ये हमारा समाप्ति बोधक है। किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए इसको क्या दिखाया जाता है, लास्ट में लगाया जाता है वाक्य के। ये कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्या थे, चिन्ह थे, जो आपको याद रखने। चिन्हों से, विराम चिन्हों से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जिस एग्जाम में हिंदी आती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 21 ये क्या थे, विराम चिन्ह थे। तो इन सभी को आपको पूरी अच्छे तरीके से याद करना है। अगर हमारा पढ़ाया आपकी समझ में आ रहा है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जाते जाते क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरे हमारे जितने भी विराम चिन्ह थे सारे क्या है कवर कर लिए। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।